डियर स्टूडेंट्स, हम एडवांस अकाउंटेंसी के चैप्टर में आज अपन पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी या कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है। पुनर्निर्माण से ऐसे किसी भी कंपनी के पुनर्निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से लगाया जाता है। पुनर्निर्माण की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब कोई भी कंपनी बहुत अधिक लॉस में जा रही होती है या उसमें कई आर्थिक परिवर्तन होते हैं, तो उस स्थिति में हमें पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। पुनर्निर्माण के लिए हमारे दो यहाँ पे शब्द आएंगे, आंतरिक पुनर्निर्माण और बाहरी पुनर्निर्माण। आंतरिक पुनर्निर्माण इसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत कंपनी का अस्तित्व कायम कर रखते हुए उसकी पूंजी संरचना में आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। ये एक ऐसी योजना होती है जिसके अंतर्गत कंपनी को घाटे की स्थिति से निकालकर लाभ की स्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसमें कंपनी का समापन नहीं होता है, लेकिन जो बाहरी पुनर्निर्माण होता है उसमें कंपनी का समापन हो जाता है तथा उसके स्थान पर उसके व्यापार को अधिग्रहित करके एक नई कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। लेकिन आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत न तो वर्तमान कंपनी का समापन होता है, न ही किसी नई कंपनी की स्थापना होती है, सिर्फ पूंजी संरचना में परिवर्तन किया जाता है। अब कंपनी के आंतरिक पुनर्निर्माण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? कंपनी के आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता सबसे पहले तो हमें तब पड़ती है जब हमारी पूंजी संरचना या जिसको कैपिटल स्ट्रक्चर टिपिकल हो जाता है, उसको अपन सरल व सुविधाजनक बनाना चाहते हो, तब हमें कंपनी के आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। जब कंपनी की पिछले वर्षों में जो एकत्रित लॉसेस हैं वो इतने अधिक मात्रा में हो जाते हैं कि उन्हें हमें अपलिखित करना आवश्यक हो जाता है और भविष्य में हम कंपनी जिससे लाभ घोषित कर सकें। जब कंपनी के चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियां पूंजी का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती हो, जब कंपनी की समता अंश पूंजी व स्थिर लागत पूंजी के मध्य जो संबंध होता है उसमें पूंजी मिलान अनुपात या कैपिटल गियरिंग रेशियो हमारा उचित नहीं होता, जब कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य में हमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है ताकि भावी विनियोजकों के लिए उसको आकर्षक बनाया जा सके, तब हमें आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। आंतरिक पुनर्निर्माण हम तीन प्रकार से कर सकते हैं, अंश पूंजी में परिवर्तन करके, अंश पूंजी में कमी करके, और तीसरा कंपनी के सदस्यों और पत्रधारियों या लेनदारों के साथ एक अनुविन्यासन की योजना बनाकर भी हम कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण किया जा सकता है। आंतरिक पुनर्निर्माण के लिए आज अपन सबसे पहला तरीका पढ़ेंगे, अंश पूंजी में परिवर्तन के द्वारा आंतरिक पुनर्निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। एक अंशों के द्वारा जो सीमित कंपनी होती है वो कंपनी होती है अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन कंपनी अंश पूंजी में परिवर्तन तभी कर सकती है यदि कंपनी के पार्षद अंतर नियम इस बात की उसको अनुमति देते हो तथा कंपनी की साधारण सभा में उसने इस आशय का प्रस्ताव भी पास किया गया हो, तभी कंपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है। अंश पूंजी में परिवर्तन करने के लिए कंपनी के 5 तरीके होते हैं। नए अंशों के निगमन द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना, अंशों का समीकरण करना, अंशों का उप विभाजन करना, अंशों को स्टॉक में बदलना और अनिगमित अंशों को रद्द कर देना। सबसे पहला तरीका होता है हमारा नए अंशों के निगमन के द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना। नए अंशों के निगमन के द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया अपन तभी कर सकते हैं जब कंपनी की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है उतनी अंश आपने निगमित नहीं कर रखे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल के जितने अंश को ऑलरेडी निगमित कर रखा होता है वो फिर भी नए अंशों को निगमन करना चाहती है, तो इसके लिए उसको कंपनी के पार्षद सीमा नियम में आवश्यक परिवर्तन करना होता है तथा प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से भी उसको अनुमति लेनी होती है। जब वो ये दोनों कार्य कर लेती है तो उसके बाद वो अपनी अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाकर नए अंशों को निगमित कर सकती है। नए अंशों के निगमन के लिए हमारी जनरल एंट्रीज वैसे ही होंगी जैसे अब तक आप लोग करते आए हैं। जैसे यदि अपन ने नए शेयर्स इशू करे तो आपकी एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के साथ अपन करते हैं, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यदि हमने कई भागों में लिया है तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की भी इसी प्रकार से एंट्री कर दी जाती है। दूसरा तरीका होता है हमारा अंशों के समीकरण के द्वारा अंश पूंजी में परिवर्तन करना। जब किसी भी कंपनी के कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदला जाता है तो इसे अपन अंशों का समीकरण कहते हैं। अंशों के समीकरण से कंपनी की जो कुल पूंजी है उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है, लेकिन
अंशों की जो संख्या होती है वो हमारी कम हो जाती है। इसमें हमारी जनरल एंट्री होती है अंशों के समीकरण में ओल्ड डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड डेनोमिनेशन का मतलब होता है कि जिस भी टाइप के आपने अंश निगमित कर रखे हो उसमें यहाँ पे उसका प्राइस लिखते हैं, और ये न्यू डेनोमिनेशन में भी इसमें प्राइस लिखा जाता है। अब मान लीजिए एक कंपनी थी, उस कंपनी के पहले अंशों का मूल्य था 100 रुपये और उसने 1000 अंशों को निगमित कर रखा था। 100 रुपये एक अंश का मूल्य था और 1000 अंश हमने निगमित कर रखे थे, तो टोटल कैपिटल हमारी कितनी हो गई? 1,00,000 रुपए की टोटल कैपिटल हमने कर दी। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो शेयर्स है उसकी हम वैल्यू बढ़ा देते हैं। अब हम शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए की जगह रख देते हैं अपन 1000, तो नए अंश अब हमारे कितने पैसे हो जाएंगे? केवल 100 अंश रह जाएंगे, लेकिन कैपिटल कितनी हो जाएगी? वो की वही रहेगी, 1,00,000 रुपए की रहेगी। और जब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो आपकी एंट्री होगी, ओल्ड मूल्य कितना था हमारा? 100, ये है हमारा ओल्ड और ये था हमारा न्यू। ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹1,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹1,00,000। तो ये तो था अंशों का समीकरण। अंशों के समीकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात यही ध्यान रखना कि जो टोटल कैपिटल है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ अंशों की संख्या में और अंशों के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है, और इसमें अंशों की जो संख्या होती है इस कार्य से कम हो जाती है। तीसरा तरीका होता है अंशों का उप विभाजन। अंशों का उप विभाजन का मतलब होता है जब कंपनी के अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में विभाजित किया जाता है तो इसे अपन अंशों का उप विभाजन कहते हैं। अंशों को जब अपन कम मूल्य वाले अंशों में विभाजित करेंगे तो इससे भी कंपनी की कुल पूंजी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इससे अंशों की संख्या बढ़ जाती है। कंपनी अपने समस्त अंशों का या उसकी किसी भी भाग का उप विभाजन कर सकती है। ऐसा कंपनी प्राय तभी करती है जब वो छोटे विनियोजकों को आकर्षित करना चाहती है। यहाँ पे भी जो जनरल एंट्री होगी वो सेम यही होगी पहले वाली, ओल्ड डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे पुराने से जब अपन नए में चलेंगे तो अंश भी बढ़ेंगे। जैसे 100 रुपए का पहले अंश था और 1000 अंश थे, अब हमने इसका मूल्य कर दिया घटा के 10 रुपये। टोटल कैपिटल थी 1,00,000, तो हमें नए अंश कितने निगमित करने पड़ेंगे? 10,000। निकालने का तरीका ये भी हो सकता है, यदि आपको ये समझ में नहीं आएगी अंश की संख्या हमें कैसे निकालनी है, तो जो पुरानी शेयर कैपिटल है उसमें नए अंश का एक मूल्य जो है उसको भाग दे दीजिए, तो हमारे पास इससे अंशों की संख्या आ जाएगी। तो ये हो गए हमारे 10,000 अंश। आपकी एंट्री बनेगी ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल जो कैपिटल है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो आ जाएंगे 1,00,000। चौथा तरीका होता है अंशों को स्टॉक में बदलना। हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे कंपनी की टोटल में, लेकिन हम अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देंगे या फिर अपन स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। अंशों को स्टॉक में बदलने पर सदस्यों के पास अंशों की निश्चित संख्या के साथ में स्टॉक पूंजी का एक निश्चित भाग होता है। अंशों को स्टॉक में परिवर्तित करने से किसी भी मूल्य की स्टॉक पूंजी को किसी अन्य को हस्तांतरित किया जा सकता है।
जब भी कंपनी ऐसा परिवर्तन करती है तो ऐसे परिवर्तन की सूचना 1 माह के भीतर कंपनियों के रजिस्ट्रार को देनी होती है। कंपनियों द्वारा सदस्यों के रजिस्टर में भी अंशों की संख्या के बजाय स्टॉक की रकम सदस्यों के नाम के साथ दर्ज कर दी जाती है। जब अपन जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री होगी हमारी, यदि हम शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल को आपने पहले क्रेडिट कर रखा था, अब आपने डेबिट कर दिया तो ये अकाउंट कैंसिल हो जाएगा और नया खुल जाएगा इक्विटी स्टॉक अकाउंट। और यदि स्टॉक को तब आप कैपिटल में बदलना चाहें तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पांचवा तरीका होता है हमारा अनिगमित अंशों को रद्द करना। जब अपन अनिगमित अंशों को कैंसिल करते हैं तो उसकी कंपनी की या हमारी जो पुस्तकें होती है उसमें कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं की जाती, सिर्फ बैलेंस शीट में इसका किया जाता है और जो हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है उसके अंतर्गत हम इसमें समायोजन करते हैं। आंतरिक पुनर्निर्माण का जो चैप्टर है वो आपके उसमें एक क्वेश्चन इसमें जरूर आता है आपका, या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा या थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। आज हमने जो पार्ट किया है वो थ्योरी के, यदि आपका 20 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके काम में आएगा। आपके क्वेश्चन ये बन सकता है कि आंतरिक पुनर्निर्माण का अर्थ लिखे तथा आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप बताइए। उस समय आपको पांचों ये जो हमारे पढ़े थे अपन ने, आज हमने अंश पूंजी में परिवर्तन के अंतर्गत, तो इन प्रारूप को आपको थ्योरी के अंदर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि अंश पूंजी में यदि कमी करी जाती है तो अपन आंतरिक पुनर्निर्माण किस प्रकार से करेंगे। थैंक यू।